दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में पूरा मस्त होता है, पूरा व्यस्त होता है। तभी अचानक 11 साल पुरानी पत्नी उसे याद आने लगती है और वो उदास हो जाता है। उसे उस गांव की याद आने लगती है जहां पर उसने अपनी पत्नी के साथ कुछ खूबसूरत लम्हे गुजारे थे। तभी वो बेचैन हो जाता है और सुबह उठता है तो 70 किलोमीटर दूर अपने ससुराल में जाता है और जाकर अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी उसे वो सच्चाई पता लगती है जिसे सुनकर वो रोने लगता है। दोस्तों, ये एक सच्चे प्यार करने वाले की दर्द भरी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, ये कहानी बिहार के गोपालगंज ज़िले की है। वहाँ पर एक सुरेश नाम का व्यक्ति था जिसकी 11 साल पहले सुरेश और राधिका की शादी हो जाती है। सुरेश और राधिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, जो राधिका होती है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और छोटी ही उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है। वो दोनों अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। तभी जो सुरेश के घर वाले होते हैं उन्हें ये सब मंजूर नहीं होता और वो पति पत्नी के बीच में दरार डालने की कोशिश करने लगते हैं और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं और उन दोनों को अलग करने के नए नए तरीके बनाते रहते हैं। दोस्तों, इसका कारण ये होता है कि जो सुरेश होता है वो बहुत ही कमाऊ लड़का होता है और कमा कमा कर अपने घर वालों को पैसे देता है। और जो राधिका होती है वो ज़्यादातर अपने पीहर में ही रहती है, क्योंकि जो उसके माँ बाप थे उनका सहारा सिर्फ वो राधिका ही थी, क्योंकि उसकी एक बहन की शादी तो गुजरात में हो चुकी थी और वो गुजरात में अपने पति के साथ रहने लगती है और उसके बाद में राधिका ही उन सब का सहारा थी, इसलिए वो पीहर में ही ज़्यादा रहती थी। सुरेश था वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपनी पत्नी को देता था और बाकी हिस्सा अपने घर पे देता था। तभी जो सुरेश के घर वाले थे उन्हें ये सब मंजूर नहीं था। वो सोचते थे कि आज ये थोड़ा बहुत हिस्सा अपनी पत्नी को दे रहा है, कल को ये सारा हिस्सा अपनी पत्नी को देने लगेगा। यही सोचकर सुरेश के घर वाले उसके पीछे लग जाते हैं कि जो तुम्हारी पत्नी है वो बदचलन है, वो तुम्हारे जाने के बाद में किसी और मर्द से बातें करती हैं। और सुरेश के घर वाले उसे ये तक भी कह देते हैं कि जो तुम्हारी पत्नी है उसे हमने रंगे हाथों पकड़ा है। सुरेश और उसकी पत्नी में इसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और उसकी पत्नी अपने मायके चली जाती है। सुरेश अपने भाइयों में बंधुआ मजदूर बनकर रह जाता है और राधिका अपने पीहर चली जाती है। दोस्तों, जो सुरेश होता है वो मुंबई में ही काम करता होता है और साल में कोई 15-20 दिन के लिए ही सिर्फ अपने घर आता होता था। सुरेश सेटरिंग का फोरमैन होता है, इसलिए अच्छा खासा पैसा भी कमाता होता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि सुरेश का मुंबई में ही एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जिसके कारण उसे काम करने में परेशानी आती है। तो वो ये सोच लेता है कि मुझे यहाँ भी रेस्ट करना है और घर भी रेस्ट करना है, तो घर पे मेरे सभी भाई और भाभियाँ हैं, वो मेरी अच्छी सी सेवा करेंगी, मैं घर पे ही जाकर रेस्ट कर लेता हूँ। तो सुरेश ये सोचकर अपने घर चला जाता है और 6 महीने अपने ही घर रुकता है। इन 6 महीनों में वो देखता है कि सारी दुनिया पैसों की है, सारी दुनिया मतलब की है। दोस्तों, जैसे ही सुरेश घर आता है तो उसके घर वाले बोलते हैं कि तुम मुंबई से घर क्यों चले आए, वहाँ ही रहते और बढ़िया हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते तो जल्दी ठीक हो जाते। तो सुरेश बोलता है कि मैंने दवाई ले रखी है, प्लास्टर भी करवा रखा है, अब मुझे सिर्फ आराम की ज़रूरत है और मैं सिर्फ आराम करने के लिए घर पर आया हूँ। और बोलता है कि अगर मैं आपके साथ रहूँगा तो मेरा भी मन लगा रहेगा और रिश्तेदारों से भी मैं मिल लूँगा। तो दोस्तों, जो सुरेश होता है वो महीने के 25-30 हज़ार रुपये अपने घर पर कमा के देता है। जब अचानक से वो कमाई रुक जाती है तो उनके जो घर वालों का बर्ताव है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है और उसको एक एक चीज़ के लिए वो तरसा देते हैं। दोस्तों, अभी सुरेश का प्लास्टर कटा ही था कि घर वाले बोलने लगे कि अब तो तुम्हारा पैर सही हो चुका है, अब तुम्हें मुंबई जाना चाहिए, पैसे कमा के भेजने चाहिए, क्योंकि अब घर पर पैसों की किल्लत बहुत ज़्यादा चल रही है। तो सुरेश को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग मेरी 6 महीने तक ही सेवा नहीं कर पाए तो तुम लोगों को मैं पैसा क्यों दूँ। इस बात को लेकर भाइयों में आपसरी में झगड़ा हो जाता है और सुरेश बोलता है कि मैं आज के बाद तुम्हें एक पैसा भी कमा कर नहीं दूंगा। सुरेश अपने रिश्तेदारों को बुला लेता है और अपने घर का बंटवारा करवा देता है। सुरेश अच्छा कमाऊ लड़का था। सुरेश के पास 6-7 लाख रुपए जो सेविंग किए होते हैं उससे वो अपना घर बनवाना चालू कर देता है। तो दोस्तों, जब भी वो अपना घर बनाना चालू करता है तो जो आसपास के रिश्तेदार होते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारे तो आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो तुम किसके लिए ये सब कर रहे हो। तो सुरेश भी इस बात से परेशान हो जाता है और अंदर ही अंदर उसे अपनी पत्नी की याद सताने लगती है।
जब उसे अपनी पत्नी की याद बुरी तरह से अंदर खाने लगती है तो वो एक दिन अपनी बाइक उठाता है और अपने पत्नी के पीहर पहुंच जाता है। दोस्तों, उसने हेलमेट लगा रखा था और जब वो अपने ससुराल में पहुंचता है तो घर के बाहर देखता है कि उसके जो ससुर और सासू थी वो अभी जिंदा थे और ससुर बाहर चारपाई पे बैठे थे और जो सासू थी वो खाना बना रही थी। लेकिन जो राधिका होती है वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। तभी उसकी सासू बाहर आती है और बोलती है कि भैया आपको कहाँ जाना है। सुरेश होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे यहीं गांव में आसपास कहीं जाना है, तो इसलिए मैं यहाँ रुक गया था। जो सुरेश का हेलमेट पहना होता है तो उसकी सासू उसे पहचान नहीं पाती और सुरेश आगे की तरफ चल पड़ता है। तो दोस्तों, अब सुरेश उस गांव से निकलकर जब उस चौराहे पर आता है जहां पर वो अपनी पत्नी से मिला करता था और उसकी पत्नी उसे विदा करने के लिए उस चौराहे पर आती थी और उसे रोक लिया करती थी। अब वहां पर सब कुछ बदल चुका था। जहां पर वो बैठकर चाय पिया करता था अब वो दुकान भी वहां नहीं रही और उसकी जगह कई और नई दुकानें खुल चुकी थी। तो सुरेश अंदर ही अंदर उदास हो जाता है। अब सुरेश को बाकी सभी तो लोग दिखाई दे रहे थे पर उसे राधिका कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसे यही चीज़ अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि राधिका गई तो गई कहाँ। वो अपने ससुराल जाकर अपने ससुर से भी नहीं पूछ सकता था कि राधिका कहाँ है, इसलिए वो वहीं चौराहे पर बैठ जाता है और एक टक बस राधिका को दिखता रहता है। तो दोस्तों, जब सुरेश जाने लगता है तो तभी उसको एक आवाज़ महसूस होता है कि कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। तभी सुरेश अपनी बाइक रोक देता है और सोचता है कि ज़िंदगी में यहाँ वापस तो आना नहीं है, तो एक बार ज़रूर वापस जाकर देख लूँ। तो तभी सुरेश उस पार्क में जाता है जहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए जाता था। वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ लड़के लड़कियाँ आपस में घूम रही होते हैं और बाकी गांव के लोग भी वहाँ पर घूम रहे होते हैं। तो वो पार्क के पास में एक गली होती है, वहाँ से अंदर जाकर अपनी बाइक को खड़ी करता है और देखता है कि एक लड़की बकरियां चरा रही थी और एक बकरी के बच्चे को हाथ में लेकर खिला रही थी। तभी वो उसके पास जाकर देखता है और उसे बुलाता है। जब सुरेश उसे बुलाता है और वो सुरेश की तरफ देखती है तो सुरेश उसे देखता ही रह जाता है। हाँ दोस्तों, क्योंकि जो लड़की होती है बकरी के बच्चे को खिला रही होती है वो कोई और नहीं होती बल्कि सुरेश की ही वाइफ होती है। तो सुरेश उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है और उसने हेलमेट और मास्क लगा रखा था इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाती। तो सुरेश उससे बोलता है कि मुझे ये बकरी का बच्चा चाहिए। तो सुरेश की वाइफ बोलती है कि बकरी का बच्चा तो अभी बिकाऊ है नहीं, अभी ये छोटा है। तो सुरेश बोलता है कि मुझे तो छोटा ही बच्चा चाहिए। तो दोस्तों, इतनी आवाज़ सुनकर जो सुरेश की वाइफ होती है उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और उसे सुरेश की आवाज़ समझ में आ जाती है। जब राधिका सुरेश की आवाज़ पहचान जाती है तो उसे बोलती है कि साहब आप अपना हेलमेट उतारिए। तो सुरेश बोलता है कि नहीं नहीं, मैं अपना हेलमेट नहीं उतार सकता, मैं तो आपको सिर्फ बकरी का बच्चा पूछने के लिए आया था। तो राधिका उससे रिक्वेस्ट करती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप ज़रूर एक बार हेलमेट उतारिए। तो सुरेश बाइक साइड में लगाकर अपना हेलमेट उतारता है, अपना मास्क उतारता है। जैसे ही सुरेश अपना मास्क उतारता है राधिका उससे लिपट जाती है और रोने लगती है। अब सुरेश भी उसे देखकर रोने लगता है। इसी बीच जो दो औरतें खड़ी होती है साइड में उन्हें देख रही होती है, वो दो औरतें उनके पास आ रही होती है। तो सुरेश उसे बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, यहाँ हमें सभी देख रहे हैं। तो जो सुरेश की वाइफ होती है वो सुरेश के चेहरे की तरफ देखती है और फिर वापस उससे लिपट जाती है। अब सुरेश अपनी वाइफ का प्यार देखकर उसे भी रोना आ जाता है और वो भी रोने लगता है। जो लेडीज़ उनकी तरफ आ रही होती है उनमें से एक लेडीज़ जो राधिका की चाची होती है वो भी सुरेश को देखकर पहचान जाती है और बोलती है कि भैया आप यहाँ पर कैसे, आपने तो इन्हें छोड़ दिया था तो आज आप यहाँ पर कैसे आ गए। तो सुरेश उसे बोलता है कि मैं तो राधिका को लेने के लिए आया हूँ। तो उसकी चाची ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, बोलती है कि जाएगी क्यों नहीं, ज़रूर जाएगी, आप इनको लेने आए हैं तो ये ज़रूर जाएगी। तभी राधिका की जो चाची होती है वो सुरेश से बोलती है कि भैया आपने तो बहुत टाइम लगा दिया और जो राधिका थी हम तो इसे बहुत समझाते थे, कहते थे कि तुम्हारा पति तो तुम्हारे पास है नहीं तो तुम ये मांग ये किस लिए भरती हो। तो ये बोलती थी कि मेरा पति मेरे साथ नहीं है पर दुनिया में कहीं तो है, अभी ज़िंदा है,
इसलिए मैं उसकी मांग भरती हूँ। दोस्तों ये बात जब सुरेश सुनता है तो वो एक बार फिर रोने लगता है और अपनी पत्नी के गले लग जाता है। जो राधिका होती है अब सुरेश को वो सभी बातें बता देती है जो उसके भाइयों ने उसे बदनाम करने के लिए सुरेश को कही थी कि हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। वो सभी बात अब सुरेश को पता लग जाती है कि मेरे भाइयों ने हमें अलग करने के लिए ये सब किया था। अब जो सुरेश होता है वो राधिका के घर जाता है, अपने सास ससुर से मिलता है और मिलने के बाद अपने ससुर से बोलता है कि अब मैं सिर्फ राधिका को ही लेकर नहीं जाऊंगा, बल्कि आप दोनों की जिम्मेदारी भी ही मेरी जिम्मेदारी होगी। अब एक मैं नया घर भी बनवा रहा हूँ और मैं अपने भाइयों से अलग भी हो चुका हूँ। अब तुम ही मेरा सब कुछ हो और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। तो जो राधिका के मम्मी पापा होते हैं वो भी मान जाते हैं और राधिका के साथ वहाँ पर सुरेश के घर चले जाते हैं। अब जैसे ही सुरेश घर पर आता है तो वही बहस दोबारा शुरू हो जाती है। सुरेश के भाई और भाभियाँ आती है और बोलती है कि तुम इस बदचलन को घर क्यों लेकर आए हो, इसी की वजह से तो आज हमारी इतनी बेइज्जती हुई है, इसे तो हमने रंगे हाथों पकड़ा है, ये तो तुम्हें छोड़कर चली गई थी और हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते। तो दोस्तों जो उसके भाई और भाभी होते हैं जब भी सुरेश का कोई दूसरा रिश्ता आता होता है तो ये उन्हें मना करा देते थे, कहते थे कि ये कुछ काम धंधा तो करता है नहीं, तुम्हारी बेटी को ये क्या खिलाएगा, ताकि जो सुरेश कमाई करके इनको खिला सके, इसलिए वो उसका रिश्ता भी नहीं होने देते थे। ये बात भी सुरेश को पता लग जाती है और सुरेश अपने भाइयों से बोलता है कि तुम आज के बाद मेरे घर पर कभी मत आना, मैं अकेला खुश हूँ और तुमने जितना मुझे दुख देना था उतना तुम मुझे दुख दे चुके हो। आज के बाद मेरी पत्नी और मेरे सास ससुर मेरे घर पर रहेंगे और मैं तुम्हें कमाई का एक हिस्सा भी नहीं दूंगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।